नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म उपलब्धि द टारगेट पर। तो आज हम लेकर आए हैं डीएचएनए अर्थात डेली हिंदी न्यूज़ एनालिसिस के 14 अक्टूबर 2025 का संस्करण, जिसमें हम सभी महत्वपूर्ण अखबारों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे, जो आपके जनरल अवेयरनेस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने डीएचएनए के प्रीवियस डे सीरीज से कुछ चैलेंज दिया है, जिसका कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो भारतीय दौरे पर आए हुए थे, उनका क्या नाम है? मौलवी अब्दुल कबीर, ख्वाजा बशीर, याकूब मुल्ला उमर और आमिर खान मुत्तकी। और अगला प्रश्न है दोस्तों चैलेंज का, दक्षिण एशिया का पहला राज्य जिसने अत्यंत गरीबी को खत्म कर दिया है, वह कौन है? पहला गोवा, कोयम्बटूर, केरल और मनीला। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो इसका जवाब आप लोग अवश्य दें कमेंट में। और फिर आज हम शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ से। तो दोस्तों, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक 2026 की परीक्षा की जो आवेदन की तिथि है उसको बढ़ा दिया है। और ये जो तिथि है दोस्तों, ये 13 अक्टूबर से शुरू हो गया था, जिसको 22 अक्टूबर तक किया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके साथ ही दोस्तों, ऋषि सुनक, मैंने पिछले डीएचएनए के सेशन में भी बताया था कि ऋषि सुनक जो है ये माइक्रोसॉफ्ट व एंथ्रोपिक के नए सलाहकार बन गए हैं। इसी के साथ आपको हम बताते चलें दोस्तों कि एंथ्रोपिक जो है ये एक एआई कंपनी है और ये इसके वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। अगला है इसी में करंट अफेयर ऑपरेशन, जो 17वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 है, ये अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। 17वां फिल्म फेयर अवार्ड 2025 जो अहमदाबाद में आयोजित हो रहा है दोस्तों। और इसके साथ अगला जो करंट अफेयर है वो है आपका कि भारत ने क्या किया है कि 3 बंदरगाह को ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया है और इसको राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत घोषित किया गया है। दोस्तों, ये जो 3 बंदरगाह है उसका नाम है दीनदयाल पोर्ट गुजरात, दूसरा है हमारा पीयू चिदम्बरनार जो तमिलनाडु में है, और तीसरा है पारादीप जो उड़ीसा में है। ये 3 बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन हब घोषित किया गया है। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। एक है हमारा दीनदयाल पोर्ट गुजरात, दूसरा है पीयू चिदम्बरनार तमिलनाडु और तीसरा है पारादीप उड़ीसा। इसके साथ एक और करंट अफेयर है दोस्तों इंपॉर्टेंट, 11 से 18 अक्टूबर तक भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को रूस के कलमिकिया गणराज्य में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भेजा गया है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है वो बढ़ेगा। तो चलिए अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों, इस बार क्या होने वाला है कि जो ठंड है वो अधिक सताने वाली है सभी लोगों को, क्योंकि अभी से ही आप लोग देख रहे हैं कि जो रात का तापमान है वो घटने लग गया है। इसका कारण है दोस्तों लानिनो। जो लानिना है इससे क्या हुआ है कि ठंड का जो प्रभाव है वो समय से पहले दिखना शुरू हो गया है। इस बार मौसम विज्ञान केंद्र ने भी ये बताया है कि दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। और मानसून ने भी तय समय से 7 दिन पहले चूंकि दस्तक दिया था, तो पहाड़ पर समय से पहले जोरदार बर्फबारी भी हो रही है। और लगभग जो हमारा पहाड़ का ग्लेशियर है ये 5 साल के लिए रिचार्ज हो चुका है। तो इस बार ठंड के लिए सभी लोग तैयार रहें, इस बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है मानसून से संबंधित। इसमें बिहार से दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो लौट चुका है। और इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बिहार में लगभग 21% बारिश कम हुआ है। तो इसी में हम पर्यावरण से रिलेटेड ही एक और न्यूज़ को देखते हैं कि नागालैंड में क्या हुआ है दोस्तों कि नागालैंड में जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है वो चाय के फूलों पर रिसर्च किया है। और चाय के फूल में उन्हें एंटीऑक्सीडेंट का पर्याप्त खजाना मिला है, जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो इसमें नागालैंड यूनिवर्सिटी जो है उसने अगुवाई किया और उसके द्वारा ये फाइंड आउट किया गया दोस्तों कि चाय के फूल में भरपूर मात्रा में बायो एक्टिव कंपाउंड्स होता है, क्योंकि चाय के फूल एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी अमीनो एसिड्स से भरपूर होते हैं और ये हार्ट के लिए भी काफ़ी सेहतमंद होता है। तो चलिए अगले न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, एम्स दिल्ली के सर्जन्स ने पहली बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य किया है। उन्होंने रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। और ये चूंकि पहली बार हुआ है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। तो रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट एम्स दिल्ली में पहली बार सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। इसी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रहा है कि जो 20 इजरायली बंधक हैं उनको हमास ने रिलीज कर दिया है, क्योंकि ये लगभग उनको और इजराइल ने क्या किया है दोस्तों कि इजराइल ने फिलिस्तीनी बंदियों को भी रिहा किया है। तो इससे जो रिलेटेड अपडेट है, जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के कारण इजराइल और हमास के बीच में जो शांति समझौता है वो लागू हो पाया है। और अब जो हमास है उसके द्वारा इजरायली बंदियों को छोड़ दिया गया है। और ये जो इजरायली बंदी हैं इनको रेड क्रॉस ने रिसीव किया और इनको इजराइल में वापस लाया गया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही इजराइल के द्वारा भी लगभग 2000 के आसपास जो फिलिस्तीनी बंदी थे इनको भी छोड़ा गया है दोस्तों। अब ये जो हमास के द्वारा बंदी बनाए गए थे इजराइल के कुछ नागरिक, इनकी जो व्यथा है ये भी आज दर्शाया गया है कि इनको लगभग 2 साल तक बंद रखा गया है और 2 साल तक ये सूरज को भी नहीं देख पाए हैं। मतलब ये सारे के सारे अंदर टनल के अंदर बंदी बनाकर रखे गए थे दोस्तों। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। इसके साथ ही
एकमात्र हिंदू बंधक भी है जो नेपाल का था। तो ये नेपाल के 24 वर्षीय बिपिन जोशी हैं। तो इनको भी इज़राइल में ये कार्य करने गए हुए थे, जहाँ से इनको हमास के द्वारा बंधक बना लिया गया। तो इनको भी फाइनली हमास ने रिलीज़ कर दिया है। तो इस प्रकार से जो गाज़ा और इज़राइल के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है, तो इसका जो असर है वो अब दिखना शुरू हो गया है। तो चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार अयोध्या का जो राम मंदिर है वो अपनी वैश्विक प्रसिद्धि को पा रहा है, उसी प्रकार दोस्तों आंध्र प्रदेश में भी विजयनगर में एक ऐसा धनुष मंदिर है जो अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही प्रसिद्धि को पा रहा है। तो आज इसके बारे में बताया गया है कि ये जो विजयनगर के अंदर जो धनुष मंदिर है, इसका नाम राम नारायणम है और इसके खुले प्रांगण में 60 फुट का हनुमान जी का मूर्ति है और ये काफ़ी भव्य लगता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जमीन पर किसी ने धनुष को डाल रखा है और ये धनुष मंदिर है जो भगवान राम को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, और इसका अलग अलग चित्र भी आज दिया गया है। आप देख सकते हैं कि दूसरी मंजिल पर जो राम दरबार है उनकी मूर्ति है, इसके बाद गह्वर में जो भगवान राम की मूर्ति है और ये हम देख सकते हैं कि मंदिर का प्रांगण कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना आकर्षित लग रहा है। पहली मंजिल पर शेषनाग की सैया पर भगवान श्री विष्णु लेटे हुए हैं और ये मंदिर कैंपस है। दोस्तों, ये 60 फीट के ऊंचे हनुमान जी हो गए हमारे। गौशाला में जो श्री कृष्ण जी हैं, इनकी मूर्ति है, ये भी कितना सुंदर लग रहा है। गौशाला की छत पर सुदर्शन और बालकांड से युद्धकांड तक लगभग 72 रंगीन दृश्य दिखाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। इसके साथ जो अगला न्यूज़ है उसको देखते हैं। दोस्तों, अगला न्यूज स्पोर्ट्स से आ रहा है, जिसमें लॉस एंजल्स में जो 2028 में ओलंपिक गेम होने वाला है और ब्रिस्बेन में 2032 में जो ओलंपिक गेम होने वाला है, तो उसमें एक नया खेल जोड़ा गया है, लैक्रोज। तो इस लैक्रोज को लेकर भारत में काफ़ी तेजी से क्रेज बढ़ रहा है, ये लोकप्रिय भी होता जा रहा है और इसका जो सबसे बड़ा हब है वो राजस्थान बन के उभरा है। क्योंकि दोस्तों, जो नीरज बत्रा थे, ये ऑलरेडी एक प्लेयर रह चुके हैं ओलंपिक में और ये एज अ कोच इन्होंने क्या किया कि हॉकी और हैंडबॉल के खिलाड़ियों से टीमें बनाई हैं और लैक्रोज के लिए, और लैक्रोज की टीमें को बनाकर वो ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे कि लैक्रोज जो है ये एक नया खेल है। इसमें होता है क्या दोस्तों, तो इस खेल में खिलाड़ी जो है वो स्टिक से गेंद पकड़कर गोल करते हैं और ये करीब 1000 साल पुराना खेल है। तो जिस प्रकार आपके क्रिकेट में 2-3 अलग-अलग फॉर्मेट है, वनडे है, टेस्ट क्रिकेट है और 20-20 मैच है, इसी प्रकार लैक्रोज का भी 3 अलग-अलग फॉर्मेट है। एक है फील्ड फॉर्मेट, दूसरा है बॉक्स फॉर्मेट और तीसरा है सिक्सेस फॉर्मेट। तो ओलंपिक में जो इस बार शामिल किया जाएगा वो सिक्सेस फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा और ये आपका कंफर्म है कि जो अभी ओलंपिक लॉस एंजल्स में होने वाला है उसमें इसको शामिल किया जाएगा। तो इसके लिए भारत तैयार हो रहा है। चलिए अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि अब रांची विश्वविद्यालय जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू करने जा रही है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि पढ़ाई के क्रम में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो वो अब कोर्स के साथ ही उनका जो उद्देश्य है वो है डिग्री नहीं देना, सिर्फ डिग्री नहीं देना, इसके साथ साथ मुस्कुराना और खुश रहना भी सिखाएगी। इसके साथ ही दोस्तों पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि सेंटर फॉर हैप्पीनेस एंड वेलनेस की स्थापना यहाँ होगी और इसके कई सारे फायदे हैं। जो फायदा है वो 2-3 फायदा मैं यहाँ पर बताते चलूँ कि इससे मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास में काफ़ी वृद्धि होगी, शैक्षणिक प्रदर्शन और एकाग्रता में भी सुधार होगा बच्चों में, सकारात्मक कैंपस संस्कृति व सहयोग की भावना भी बढ़ेगी, हैप्पीनेस मॉडल ऑफ एजुकेशन लागू होगा। तो ये सब जो रिसर्च है दोस्तों, ये समाज के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इसके साथ साथ एक यहीं पर एक चीज़ और बताया गया है कि जो वेलनेस शिक्षा का हिस्सा बनेगा और ये समाज को स्वस्थ करेगा। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा और रोजगार नहीं बल्कि जीवन में संतुलन और खुशहाली लाना भी है। वेलनेस का अर्थ सिर्फ बीमारी का न होना नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य होना बहुत जरूरी है और यही जो असल स्वरूप है वेलनेस का वो माना जाता है। इससे क्या होगा दोस्त कि मौजूदा दौर में जो विद्यार्थी सूचना से भरे हुए हैं वो पूरी तरह से संवेदना से खाली हैं और उनके अंदर संवेदना का विकास होगा और इस प्रकार वो खुश रहना सीख पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पहल है यूनिवर्सिटी ऑफ रांची के द्वारा। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है उसमें हमारी नीरजा चौधरी है, वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार हैं ये, और इन्होंने आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है कि तालिबान को हमारी महिला शक्ति का फाइनली एहसास हो गया है और उन्होंने क्या किया कि इसके भूल सुधार के लिए कुछ स्टेप उठाया है। तो हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया कि रविवार क्या हुआ कि मुंबई स्थित तालिबान का जो आपका दूतावास है, तो वहाँ के जो महाधिवक्ता हैं उन्होंने क्या किया कि दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 30 महिला मीडिया कर्मी को भी शामिल किया गया और इनको आगे की पंक्ति में बैठाया गया। तो आपको बताते चले दोस्तों कि जो मुताकी साहब हैं विदेश मंत्री तालिबान सरकार के, वो अभी भारत के दौरे पर हैं और वो रविवार को ताजमहल देखने के लिए आगरा जाने वाले थे, लेकिन उनको ये कार्यक्रम रद्द करना पड़ा क्योंकि उनका जो पिछला प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें उन्होंने महिलाओं की एंट्री को बैन कर दिया था, जिसके कारण उन्हें बहुत आलोचना का शिकार होना पड़ा। वहीं पर जो हमारे मुत्तकी साहब हैं उन्होंने कहा है कि वे नई दिल्ली में और भी राजनयिक को भेजना चाहते हैं। उन्होंने भारत को दुर्लभ खनिज
के खनन में मदद करने के लिए भी आश्वस्त किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके साथ हम देखते हैं अगले न्यूज़ को कि स्वास्थ्य संबंधित ये न्यूज़ है आपका। भारतीय रूमेटोलॉजी एसोसिएशन का जो 40वां वार्षिक सम्मेलन है, इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। और इसमें क्या है दोस्त कि भारत में ऑटो इम्यून रोग से पीड़ित 70% महिलाएं जो हैं वो मरीज महिलाएं हैं, जिसका कारण है हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल परिवर्तन। दोस्तों, ये ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है, तो इसमें बताना चाहेंगे कि महिलाओं का जो प्रतिरक्षण प्रणाली है वो संक्रमण से लड़ने के लिए अत्यधिक मजबूत होती है। लेकिन कभी कभी यही प्रणाली क्या करता है कि शरीर को अपनी कोशिकाओं पर ही हमला करना शुरू कर देता है, और इससे जो महिलाएं हैं वो ऑटो इम्यून शिकार से ग्रसित हो जाती हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, तो महिलाओं में शीघ्र जांच और जागरूकता को बढ़ाना बेहद जरूरी है, जिससे क्या होगा कि ये जल्दी पहचान में आएगा और इसका इलाज समय रहते शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अभी हमने बताया कि पर्यावरण से रिलेटेड कि जो हमारा ग्लेशियर है वो पूरी तरह से रिचार्ज हो गया अगले 4-5 साल के लिए, क्योंकि अभी वैश्विक स्तर पे लानिनो का जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है। इस बार लगभग 110 साल में सबसे ज़्यादा तेज ठंडा पड़ने का आसार है। तो इसमें आपको बताते चलो दोस्तों कि उच्च हिमालय का लगभग 86% जो हिस्सा है वो बर्फ से ढक गया है। और इसमें क्या है दोस्त कि दिसंबर में हमारा लानिना सक्रिय होने जा रहा है, और ये जो लानिना है दोस्तों, ये बर्फबारी और ठंडा को और ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। हिमालय का जो 3 हिस्सा है, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिका, तो उच्च हिमालय में सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, और ये ग्लेशियर सारे के सारे ग्लेशियर काफ़ी हद तक रिचार्ज हो गए हैं। तो इसके बारे में आपको बता दें कि इससे क्या होगा कि उत्तर भारत की जो नदियां हैं उसमें पानी की कमी नहीं हो पाएगी, और ये सूखा ग्रस्त नहीं हो पाएंगे। ये जो ग्लेशियर ये सिक्किम, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल से लेकर नेपाल तक पूरे उच्च हिमालय में फैले हुए हैं, और इस पर सफ़ेद बर्फ की जो एक चादर है वो बिछ गई है। तो इससे एक और इम्पॉर्टेंट फायदा होने वाला है कि दुनिया का जो औसत तापमान है वो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है पिछले 100-125 सालों में। इसमें लगभग 0.2 डिग्री तक गिरावट की संभावना है इस लानिनो असर के कारण। तो ये एक बहुत ही गुड न्यूज़ है हमारे पर्यावरण के लिए। इसी के साथ दोस्तों, जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र का वो दे दिया गया है, और ये दिया गया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस के लिए। हमारे जो जोएल महोदय हैं, फिलिप महोदय हैं और पीटर महोदय हैं। तो ये नोबेल का जो अर्थशास्त्र पुरस्कार है ये इन तीनों को दिया गया है। तो ये हैं जोएल साहब, फिलिप साहब और पीटर साहब, इनको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके साथ जो अगला न्यूज़ है वो हम देखते हैं। दोस्तों, अब क्या है कि यहाँ गृह मंत्रालय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। तो जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये बताया है कि जो आपराधिक कानून हमने बनाया है वो 2027 के बाद जो भी एफआईआर दर्ज होगा तो उसमें एक 3 साल का बाउंडेशन लगेगा कि 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक अधिक से अधिक जो न्याय है वो हमें मिल पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो न्यायिक प्रक्रिया वो इतना जटिल है कि लोग कोर्ट में जाना पसंद तक नहीं करते हैं, और इससे न्यायिक व्यवस्था की जो छवि है वो धूमिल हो चुकी है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारे गृह मंत्री साहब ने एक स्टेप उठाया है, और आपराधिक कानूनों में इन्होंने सुधार किया, और इसके बाद अब ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को कम समय में अधिक से अधिक न्याय मिल सके। इसके साथ ही इन्होंने एक इंपॉर्टेंट अपडेट और दिया है कि जो सरकार है वो तूर, मसूर और उड़द के दलहन पे लगभग 100% एमएसपी पे इसकी खरीद करेगी। तो इन्होंने किसान को उत्साहित किया है कि आप अधिक से अधिक जो दलहन की फसल है उसको उपजाने की कोशिश करें, ताकि सरकार आपसे 100% एमएसपी पर इसकी खरीदारी सुनिश्चित करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में दीपोत्सव और दीपावली की त्यौहार की जो तैयारी है वो पूरे जोर शोर से की जा रही है। तो इसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि यहाँ केरल में दोस्तों क्या है कि एक कासरगोड क्षेत्र है। तो कासरगोड क्षेत्र में जो तुली भाषी लोग हैं तो वो दिवाली के दिन एक अलग त्यौहार मनाते हैं जिसका नाम पोलियंत्रा है। दोस्तों, इस त्योहार का नाम पोलियंत्रा है, और ये दिवाली के दिन ही मनाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, केरल के कासरगोड क्षेत्र में तुलु भाषी क्षेत्र के जो लोग हैं वो दिवाली के दिन ही एक अलग त्यौहार मनाते हैं जिसको पोलियंत्रा कहते हैं। दोस्तों, इस पोलियंत्रा में क्या होता है कि एक लकड़ी का दीप स्तंभ बनाया जाता है, और इसी दीप स्तंभ को हम लोग पोलियंत्रम पाला कहते हैं। इसे आंगन, कुएं या अस्तबल के पास सजाया जाता है, और इसमें पूजा के साथ एक विशेष गीत और नृत्य किया जाता है जिसे बालेंद्र संधि भी कहते हैं। इसके ऐतिहासिक मान्यता को अगर देखें दोस्तों तो इसका संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा महाबली की कथा से जुड़ता है। भगवान विष्णु जो हैं वो महाबली को जब पाताल भेजते हैं तो उन्हें वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति प्रदान करते हैं, और इसी प्रसंग के कारण ओणम त्यौहार भी मनाया जाता है। लेकिन अंतर इतना है कि ओणम मलयालम महीने अगस्त से सितंबर में मनाया जाता है, जबकि पोलियंत्रा दिवाली के दिन यानी थोलाम महीने के अमावस्या को मनाया जाता है। दोस्तों,
इन 3 दिनों में क्या होता है कि राजा महाबली प्रजा से मिलने आते हैं, और जब वो प्रजा से मिलने आते हैं तो लोग उनके स्वागत सत्कार में घर को सजाते हैं दीप जलाकर, और अपने राजा को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। तो अगले न्यूज़ को देखते हैं हम लोग आज का। हाईकोर्ट ने सरकार को एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और दिया है पटाखों पर जो बिजनेस है उसको सीमित करने के लिए, लेकिन प्रदूषण को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी में एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है दोस्तों कि जो हमारे वर्ल्ड के काफ़ी फेमस न्यूरो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रिचर्ड डेविडसन, तो वो सोमवार को धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर धर्मगुरु दलाई लामा से मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि पहली बार दलाई लामा से मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि विज्ञान को भी मानव कल्याण की दिशा में सोचना चाहिए। दलाई लामा से जब उन्होंने पूछा कि क्या आप न्यूरो साइंस के आधुनिक, दलाई लामा से जब वो मिलने के लिए गए और दलाई लामा ने न्यूरो साइंटिस्ट डेविडसन से पूछा कि क्या आप न्यूरो साइंस के आधुनिक उपकरणों का प्रयोग दया, करुणा और सकारात्मक गुणों को समझाने में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद डेविडसन के माइंड में ये बात आया कि ये बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि विज्ञान को भी मानव कल्याण की दिशा में सोचने को मजबूर किया जा सकता है। अब फिलहाल अभी जो ये डेविडसन है, रिचर्ड डेविडसन, ये एक एनजीओ के संस्थापक भी है, और इसका जो नाम है हेल्दी माइंड्स इनोवेशंस है। तो ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं लोगों के जीवन में खुशहाली को बढ़ाने के लिए, और ये दलाई लामा से बहुत हद तक प्रेरित हैं। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 15 अक्टूबर से भारत मंडपम नई दिल्ली में एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी हो रही है, जहां पर इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन अर्थात IREE का आयोजन 15 से 17 अक्टूबर तक किया जा रहा है। दोस्तों ये एक ऐसा मंच है जहां भारतीय रेल और दुनिया भर के उपकरण निर्माताओं के बीच सहयोग और संवाद को लेकर अवसर प्रदान किया जाएगा, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है भारत के लिए। तो अगली न्यूज़ को भी देखते हैं फिर दोस्तों। सरकार के द्वारा ईपीएफ निकासी में राहत दिया गया है, और अब बताया गया है कि ईपीएफ से अब 100% तक राशि आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आंशिक निकासी के लिए जो पहले 3 सीमा था, 3 बार आप आंशिक निकासी कर सकते थे, वो भी शिक्षा और विवाह के लिए, उसको बढ़ाकर शिक्षा के लिए 10 और विवाह के लिए 5 बार निकासी की जो सीमा है उसको बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों वर्तमान में अभी 7 करोड़ से अधिक सदस्य जो हैं वो ईपीएफओ के सदस्य हैं, और ये अपनी राशि को 100% निकाल सकते हैं। शर्त यही है कि इनके खाते में 25% अंशदान न्यूनतम बैलेंस के रूप में इनको रखना होगा, और ये अपनी राशि को 100% निकाल सकते हैं। तो इसमें जो सीमा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, शिक्षा के लिए 10 और विवाह के लिए 5 अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है दोस्तों। चलिए अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। बिहार में जो विधानसभा चुनाव है उसकी घोषणा हो चुकी है, और बिहार में आचार संहिता भी लागू है, लेकिन इसी बीच जो बिहार की स्थानीय पार्टी है राजद, उसके लिए एक बुरी खबर आई है दोस्तों। इसमें जो रेल मंत्री पहले के रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव, और ये राजद प्रमुख भी हैं, और इनकी पत्नी राबड़ी देवी और इनके पुत्र तेजस्वी यादव, इन सब के खिलाफ भूमि के बदले IRCTC होटल घोटाले में आरोप तय कर दिया गया है दिल्ली कोर्ट से, और इसको लेके जो पार्टी है राजद, इसके तरफ से कमेंट भी आया है। तेजस्वी यादव के द्वारा बोला गया है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, लेकिन मैं अपनी लड़ाई को जारी रखूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके साथ ही जो अभी हम आपको बताएं कि इजरायल और हमास के बीच शांति समझौता लागू हो गया है दोस्तों। तो जो लगभग 20 इजरायली बंधक हैं इनको आज़ाद कर दिया गया है लगभग 737 दिन के बाद, और इनकी सुपुर्दगी जो है ये गाजा पट्टी में रेड क्रॉस की टीम को किया गया, और ये बंधक को इजरायल की राजधानी तेल अवीव ले गए। इसके बाद तो गाजा शांति समझौता जो है इसको लागू करवाने के लिए अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, ये मिस्र के दौरे पर हैं, और मिस्र के शर्म अल शेख में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ट्रंप, इन्होंने गाजा शांति समझौते पर मध्यस्थों के साथ साइन किया और मध्यस्थों से भी साइन करवाया। तो गाजा में फिलहाल खुशी की लहर है। इसी के साथ अगला न्यूज़ देखते हैं कि बिहार के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि IIT पटना ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का लोहा मनवा लिया है। IIT पटना ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 6ठा स्थान हासिल किया है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में विश्वविद्यालय के शिक्षण, शोध, उद्योग सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण जैसे कई मानकों पर परखा जाता है। IIT पटना ने सभी मानकों पर संतुलित प्रदर्शन किया है। तो इसमें IIT पटना ने शोध गुणवत्ता में 70.4 का उत्कृष्ट स्कोर प्राप्त किया है। इस आधार पे इसका जो रैंकिंग है ये 6ठा तय किया गया है। तो ये बिहार के लिए और IIT पटना के लिए एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों 13 अक्टूबर के भी कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ को हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि क्रिप्टो मार्केट में लगभग 1 घंटे में 1,70,000 करोड़ रुपया जो है वो निकल गया, क्योंकि अमेरिका के द्वारा चीन पर लगभग 100% टैरिफ की घोषणा की गई। इससे जो क्रिप्टो करेंसी बाजार है वो पूरी तरह से हिल गया, और एक ही घंटे में लगभग 1.7 लाख करोड़ अर्थात 1,70,000 करोड़ रुपए की निकासी हो गई। तो दोस्तों आप सभी को
मैं बता चुका हूं कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है और कभी भी जो स्टेबल मार्केट है उसी में पैसे का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इसके साथ ही अगली न्यूज़ की ओर हम बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ कश्मीर से आ रहा है दोस्तों। गुलमर्ग में फिर से क्या हो रहा है कि अब जो हलचल है, चहलकदमी है, वो बढ़ना शुरू हो गया है और वहाँ पर पहली बार इंटरनेशनल माउंटेन बाइक रेस का आयोजन किया गया है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि जो जम्मू कश्मीर का पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद जम्मू कश्मीर से टूरिस्ट लगभग 100% विड्रॉ कर गए थे। लेकिन अब फिर से इसको बढ़ावा देने का जो प्रयास है वो सरकार के द्वारा और स्थानीय लोगों के हितों में किया जा रहा है। तो चलिए अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट खबर असम से आ रहा है क्योंकि असम के बरैकुरी गांव में हुलॉक गिब्बन बंदरों को लोग संरक्षण दे रहे हैं और उसको अपने परिवार की तरह मान भी रहे हैं, क्योंकि बंदरों के लिए वो खेतों में और घर में महिलाएं केला उगाती हैं। तो दोस्तों ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जो प्रकृति है उसके संरक्षण के लिए लोग अपना योगदान दे रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर बंदरों जो ये बंदर हैं दोस्तों, ये लोगों के दोस्त भी बनते जा रहे हैं, क्योंकि हुलॉक गिब्बन बंदर जो हैं ये जहाँ रहते हैं वहाँ दूसरे बंदर को आने नहीं देते हैं। और ये जो बंदर है ये पूरे गांव को दूसरे जो जंगली बंदर होते हैं उनके आतंक से बचाकर रखते हैं। तो जानवरों से प्यार के लिए इस गांव को सम्मानित भी किया गया है। बरैकुरी पर्यावरण विकास समिति को असम सरकार ने असम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है दोस्तों। इसी के साथ जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी अपने मन की बात में इसकी चर्चा की है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। असम के बरैकुरी गांव है जहां पर हुलॉक गिब्बन बंदरों के लिए जो लोग हैं वहाँ पे वो अपने घर में और अपने खेतों में जो उनका फूडिंग का सोर्स है केला या अन्य जो भी पेड़ पौधे हैं उसको उगाते हैं, ताकि ये बंदर वहाँ पर अच्छे से रह सके। लोग यहाँ पर काफ़ी संख्या में पर्यटन के लिए भी पहुँच रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और दोस्तों आपको अभी हमने बताया कि जो अफगान के विदेश मंत्री थे तो अमीर खान मुत्ताकी, तो जब इन्होंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें महिलाओं को आने से रोक लगा दिया गया। लेकिन जब इनकी किरकिरी होती है तो अगले दिन ही ये फिर से दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें महिलाओं को बुलाते भी हैं और सबसे आगे बैठाते भी हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके साथ अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जो गाजा में सीज फायर हुआ है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गाजा के लिए जो राहत सामग्री है वो भेजी जा रही है, क्योंकि दोस्तों गाजा का जो हाल है वो काफ़ी बुरा हो चुका है। लेकिन इसके लिए भी गाजा स्वयं जिम्मेदार है। तो निश्चित रूप से मानवीय सहायता वहाँ पहुँचनी चाहिए और यूएन के द्वारा ये जो मानवीय सहायता है या अन्य देशों के द्वारा वो वहाँ पर तेज़ी से पहुँचाई भी जा रही है। इसी के साथ दोस्तों आज का जो अंतिम समाचार वो हम देख रहे हैं कि वर्तमान में अभी तालिबान सरकार के जो विदेश मंत्री हैं अमीर खान मुत्ताकी, वो भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने दिल्ली में ये चीज़ बोला था कि अगर पाकिस्तान शांत रहता है तो हम भी इसमें हाथ मिलाएंगे, लेकिन अगर वो किसी भी प्रकार का शांति फैलाने का प्रयास करता है, अगर शांति प्रयास असफल हुआ तो अफगानिस्तान के पास और भी रास्ते होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट ये आ रहा है कि अफगानिस्तान के द्वारा लगभग 58 पाक सैनिक को मार दिया गया है और 20 चौकियाँ जो हैं उसको तबाह किया गया है। तो तालिबान के 200 लड़ाके ढेर 19 पोस्ट पर भी कब्जा किया गया, ऐसा पाकिस्तान ने दावा किया है। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो विवाद है ये काफ़ी पुराना भी है, क्योंकि 132 साल पुराना डुरंड लाइन जो है, जिस समय भारत को आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी उसी समय खींच दी गई। तो ये जो डुरंड लाइन विवाद है वो आज भी जारी है। दूसरा है कि अभी हाल फिलहाल में ही 30 लाख अफगान लोगों का पाकिस्तान से डिपोर्टेशन हुआ है, जिसको गैरकानूनी बताया गया था। इसके साथ ही अफगानिस्तान जो है वो लैंडलॉक की स्थिति में है और उसका जो अधिकतम व्यापार है वो कराची और ग्वादर पोर्ट के जरिए ही होता है। और अगला जो विवाद का पॉइंट है दोस्त वो ट्रंप और पाकिस्तान के जो जनरल हैं मुनीर, उनकी बढ़ती हुई दोस्ती है। तो ये सब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है वो दूरियां बढ़ रही हैं और दोनों अपने अपने हितों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से जो आज का महत्वपूर्ण समाचार था दोस्तों वो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप सभी लोग अब तक बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग से आग्रह है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जो आपका प्यार है वो हमेशा बना रहे और आपके लिए जो यहाँ पर महत्वपूर्ण समाचार का जो संकलन है उसके लिए हम प्रोत्साहित होते रहें और प्रतिदिन ये कार्य करते रहें। तो चलिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।